धन्यवाद ऋचा जी। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। कई लोगों से तो हमारा पुराना परिचय है, कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पर। आदरणीय दिव्या जी, अनिल जी, विनोद जी, पद्मेश जी, संध्या जी, हंस वर्नर वेस्लर जी, अरुण माहेश्वरी जी, ऋचा जी, उपस्थित मित्रों, देवियों और सज्जनों, अच्छा लगा इस लोकार्पण के अवसर पर जो बातें हो रही हैं आप सब लोगों ने वो सुन ही लिया है। ये सही है कि प्रवासी साहित्य पर हिंदी में इन दिनों अच्छा काम हो रहा है। विश्वविद्यालयों में भी काम हो रहा है, पाठक तो पढ़ते ही रहते हैं। ये दो दुनियाएं हैं, कई बार मिलती हैं कई बार नहीं मिलती हैं। पाठकों की दुनिया बड़ी दुनिया है, वहाँ स्वीकृति ज्यादा जरूरी है। वो लोग बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं इन चीजों को। विश्वविद्यालय की दुनिया अपने ढंग से चीजों को देखती है, लेकिन पिछले कह सकते हैं कि अब तो लंबा वक्त आ गया जिसमें प्रवासी साहित्य पर महत्वपूर्ण ढंग से अब काम होने लगा है। यह किताब, चूंकि ये लोकार्पण का समय है, मूल्यांकन का समय नहीं है, इसलिए मूल्यांकन परक बातें मैं नहीं करूंगा। लोकार्पण से संबंधित कुछ जरूरी बातें ही करूंगा। नाम बहुत अच्छा है, वैश्विक गांव प्रवासी पांव एक माया। देखिए, ये तो है ही हमारी हम अगर भारत की बात करें तो हम तो हमारे तो आर्ष ग्रंथों में हमारे तो पूर्वजों ने भूमंडलीकरण और इस वैश्विक गांव के बनने से बहुत पहले वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की बात की थी। यह तो एक बाद की स्थितियां हैं जिनमें अन्य अन्य कारणों से लोग प्रवासी हुए। पहले गिरमिटिया मजदूर की तरह प्रवासी हुए, फिर अब जो आज के प्रवासी हैं जिनकी रचनाएं इस किताब में संकलित हैं, ये इस ढंग का प्रवास भी देखने को मिला। एक माया, देखिए ऐसा है, माया अनिवार्य रूप से कोई बुरी चीज नहीं है, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। माया अनिवार्य रूप से बुरी चीज नहीं होती है, कई बार जीवन में रंग के लिए भी माया जरूरी होती है ना। बिना माया के जीवन संन्यास की ओर चला जाता है, विरक्ति की ओर चला जाता है, इसलिए वो जरूरी चीज है। हाँ, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस माया को कितना जीवन धर्मी, कितना मनुष्य धर्मी बना पाते हैं, कितना उसको अपनी संस्कृति के साथ, जीवन के साथ जोड़ पाते हैं। ये रचनाकारों पर निर्भर करता है, हम सब लोगों पर ये निर्भर करता है। तो ये किताब, इसका नाम भी बहुत सोचा समझा, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक अच्छी चीज और भी है इसमें, इस पूरी किताब में कुल 18 रचनाकार हैं। 12 स्त्री रचनाकार हैं और 6 पुरुष रचनाकार हैं। यह एक अच्छा संकेत है, यह अच्छी चीज है। हम देखेंगे कि हिंदी में 30-35 वर्ष पहले स्त्री रचनाकार उंगलियों पर गिन सकते थे आप उन्हें, इतनी कम संख्या थी स्त्री रचनाकारों की हिंदी में, बहुत कम। और अगर थी भी तो वो नोटिस में नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस किताब में जो रचनाकार लिए गए हैं उनमें 12 स्त्री रचनाकार हैं। और इसे युवा लेखन, या देखिए नया लेखन किसी भी उम्र में किया जा सकता है, इसीलिए जो हिंदी में एक शब्द नव लेखन है, कई बार लोग भ्रम में आते हैं कि नव लेखन का मतलब नए लेखक या युवा का लेखन। नव लेखन का मतलब कोई किसी उम्र में कर सकता है, उसमें नयापन होना चाहिए। जो नया समय है उसके साथ उसकी अन्विति होनी चाहिए, वो नया लेखन होता है। तो ये नए, मैं इसको नए लेखन की तौर पर लेता हूँ। युवा लेखन या इस तरह के खांचे में डालने की जरूरत नहीं है कि लेखन है, संभावनाओं की खोज है। गद्य बराबर श्रम साध्य होता है, गद्य लिखना आसान नहीं होता है। चाहे आप कथेतर लिख रहे हो या कथा लिख रहे हो, यानी कहानी उपन्यास लिख रहे हो या निबंध लिख रहे हो, हमेशा वो श्रम साध्य होता है। और कथेतर में तो और भी कई बार आपकी तैयारी अलग किस्म की होनी चाहिए। कहानी की तरफ अगर आप आए हैं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और इसमें मैंने देखा कि वो चीज अच्छी लगी, कि आपको हिंदी में अगर कहानी लिख रहे हैं तो हिंदी कहानी की परंपरा का बोध जरूर होना चाहिए। आप जाने कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा कहाँ तक पहुंच गई है,
कौन कौन लोग हैं, कैसे उसने विकास किया, इसका अगर बोध रहेगा तो आप हमेशा नए के साथ होंगे, नया करेंगे, दोहराव नहीं होगा आपके लेखन में। मुझे अच्छा लगा कि इसकी अधिकतर कहानियां, मैं कहानियां पढ़ गया था, कुछ कथेतर भी मैंने पढ़े इसमें। अधिकतर कहानियां नए विषयों को चुनती हैं। एक दो में नया विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव को कहने की कोशिश है उसमें। कहने का शऊर अच्छा लगा, ढंग जिसे हम रूप कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, जिसे हम आलोचना की भाषा में, वो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। और मुझे लगा कि अगर अध्यवसाय रहा, अगर लगातार रियाज जिसे कहते हैं प्रैक्टिस रही, तो और बेहतर शिल्प की ओर ये लोग बढ़ेंगे और अच्छे ढंग से अपनी बात को कह पाएंगे। ट्रीटमेंट भी शायद और बेहतर ढंग से निकल कर आएगा। लेकिन ये सभी कहानियां पठनीय हैं, बांधे रखती हैं। आप कहानी शुरू करते हैं तो अंत तक पहुंचते हैं, ये बड़ी बात होती है किसी कहानी के साथ। कई बार ऐसा होता है कि कहानियां लोग शुरू करते हैं और वो बीच में ही ऊब जाता है पाठक। अगर वो स्कॉलरली उसका अध्ययन नहीं कर रहा, उसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना, कहीं उसका उपयोग नहीं करना, तो छोड़ देता है वो उसे। लेकिन इन कहानियों को, जो कहानियां इसमें संकलित हैं, जिनको मैंने पढ़ा, मुझे वो कम से कम उनमें पठनीयता बनी रही। विषयों की विविधता थी। स्त्री जीवन अधिकतर कहानियों में आया है, ये सही है, लेकिन स्त्री जीवन की एक रैखिकता नहीं है वहां पर, विविधता है। स्त्री जीवन के अलग अलग अनुभव मैंने देखा। आस्था देव की कहानी में अलग ढंग से है। जो पहली ही कहानी जिसका अंत अभी इन्होंने अंतरीपा जी ने पढ़ा, उसका बिल्कुल भिन्न ढंग से है, वहाँ स्त्री जीवन भी है। और जो ये एक सामाजिक विभाजन है, सांस्कृतिक विभाजन है, काले गोरे और तमाम तरह का जो मसला है, उसको भी वो धीरे से स्पर्श कर देती हैं तमाम अनुभवों को लेकर के। यही कला होती है। इसी ढंग से होता है कि कैसे आप बड़े संकेतों में कोई बड़ी बात कह लेते हैं। कलात्मकता यही होती है। इसी से लेखक की परिपक्वता भी दिखती है कि लेखक की परिपक्वता क्या है। किसी बात को कहने के लिए वो बड़ी पृष्ठभूमि बना रहा है, या कहीं धीरे से अपनी बात कहता है और पाठक की आत्मा में वो टंग जाती है चीज, जाकर अटक जाती है कहीं उसके पास। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कई कहानियों में। मुझे भाषा, मुझे कई कहानियों की अच्छी लगी। कुछ के वहाँ लगा कि भाषा में बहुत प्रवाह है, कहीं रुकावट नहीं है। ये होना चाहिए, ये हो कहानियों के लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि निबंध में ठहर ठहर कर भाषा आगे बढ़ती है, सोचती हुई, तर्क करती हुई बढ़ती है। कहानियों में भी ऐसा नहीं कि तर्क का लोप हो जाता है, तर्क तो यहाँ भी रहता है, लेकिन उसकी प्रवाहमयता एक अनिवार्य शर्त है उसकी, और वो मुझे अच्छा लगा। नाम अभी लिए ही गए, विवेक का नाम लिया गया, गौतम जी का नाम लिया, और भी मैंने देखा वो जो क्या कहते हैं कुंवर जी हैं, इन सब के जो कथेतर में पढ़ रहा था, तो मुझे सब लगा। ये शीर्षक भी अच्छा है विवेक के लेख का। शीर्षक भी बहुत अच्छा है, स्मृति के कठोर दान में पुरखे। ठीक है, भाषा, हम अपनी संवेदना को जितने सुंदर ढंग से, जितनी समृद्ध भाषा में प्रस्तुत करते हैं, पाठक उतना हमसे जुड़ता है। एक ही बात को आप कितने ढंग से कह सकते हैं, कैसी भाषा में कह सकते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। और इसमें सभी के लेखकों के वहां मुझे वो चीज दिखी। जो चीज सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि पूरी दुनिया में, ये सिर्फ जिन देशों के में रह रहे लोग हैं, डेनमार्क हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, यूक्रेन हो, सिर्फ इन देशों का मामला नहीं है। ये पूरी दुनिया की समस्या है कि संवेदनाएं निरंतर विघटित हो रही हैं, संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। ये कहानियां संवेदना की गिरावट को, संवेदना के विभाजन को समझती हुई उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। अपने पाठक के भीतर यह भाव जगाती हैं कि हम संवेदनाओं के विघटन के साथ प्रगति का कोई मनुष्य धर्मी मुकाम नहीं हासिल कर सकते। आर्थिक मुकाम हमें मिल सकता है, हो सकता है कि भौतिक सुविधाएं बहुत सारी हो जाएं, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए जो अन्य चीजें होती हैं, वो संवेदना के साथ ही संभव हैं। और ये बड़ी बात है। अगर कईयों की पहली कहानी है तो ये बहुत बड़ी बात है। विवेक का जिक्र आया, उपन्यास लिख चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का नया मामला है। खैर, विवेक ने तो यहाँ कहानी नहीं दी। तो सबकी कहानियां मुझे अच्छी लगी, और मुझे ये उम्मीद है कि यह किताब
जो वाणी प्रकाशन से छपी है, अरुण माहेश्वरी जी ने और अदिति ने बहुत सुंदर ढंग से इसे प्रकाशित किया है। यह दूर तक जाएगी, इसकी गूंज दूर तक जाएगी, और यह प्रवासी लेखन में एक नए प्रयोग के तौर पर याद किया जाएगा। लोग इसे देखेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह के और प्रयोग देखने में आए, लोग देखें। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं इन लेखकों को, और जो चार संपादक हैं, दिव्या जी, संध्या जी, पद्मेश जी और हाइंस वर्नर वेस्लर जी, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे जरूरी चीज कि अक्सर जब प्रवासी लेखन की बात होती है हिंदी में, तो भारत से किसी ना किसी रूप में गए लोगों का ही जिक्र। इसमें दो विदेशी लोग हैं, वेस्लर जी का भारत से मेरी जानकारी में कोई संबंध नहीं है, और यूरी का भी पढ़ने के लिए यूरी आए हों, भारत रहे हों, अलग मसला है, लेकिन वो भारतीय मूल के लोग नहीं है। यह वह संकेत है जिसे जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए। सही अर्थ में एक भाषा जिसे बाहर के लोग पढ़ते हैं और उसे अपनी भाषा के तौर पर उसका आचरण करने लगते हैं, तो समझिए कि आपकी परिधि बड़ी हो रही है, बड़ी हुई है। भारत से गए लोग तो किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहेंगे, उनके भीतर वो लेकिन ये इसकी वैश्विकता जिसे हम कह रहे हैं, बार बार जिसे हम वैश्विकता कह रहे हैं, उसका बोध वेस्लर जी के और यूरी के जुड़ जाने से बहुत एक तरह से पुख्ता होती है, बनती है वो जमीन। इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए, और इस ढंग की संभावनाओं को आने वाले दिनों में प्रवासी लेखन के जो संकलन बने उसमें जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए, कि भारत से गए लोग तो हों, उनके वंशज तो हों ही, जिनका भारत से सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर वो हिंदी में लिख रहे हैं तो उनको जरूर रेखांकित किया जाए। सबको बधाई, संपादकों को बधाई, आयोजकों को बधाई, प्रकाशक को बधाई, और सबसे अधिक लेखकों को बधाई इस सुंदर कृति के लिए। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया सभी को कहानी पढ़ने के लिए। कहानी की जो प्रोग्रेशन हुई है शुरुआत से लेकर अभी तक जो कहानियां लिखी जा रही हैं, ये